सॉरी, टेक्निकल इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। सो लेट्स रीस्टार्ट विद द टॉपिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इन 1890 में वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं उसने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहा, जिसमें डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे जोर दिया गया। उसमें ये था कि जो देश हैं बहुत सारे हमारी वर्ल्ड में, उनके बीच में अच्छे रिलेशन हो, उनके ट्रेड हो, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, उनके रिलेशन अच्छे हों, तो इससे हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती गई और इन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस होने की वजह से इसका एडवर्स इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे हुआ। एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट क्या हुआ? एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया, इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए और बहुत सारा मतलब वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ पे, ह्यूमंस हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसके चलते एक कॉन्फ्रेंस हुई इन 1972 में, 5 जून 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। उनका ये नहीं है कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसको यूज़ ही ना कर पाए। हमें उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में उनको यूज़ करना है, उनको प्रिजर्व रखना है और उनकी प्रोटेक्शन करनी है। तो 5 जून 1972, जो 5 जून जो है वो एनवायरमेंटल डे के उसमें सेलिब्रेट होता है। उसके बाद हमारे इस कॉन्फ्रेंस के अंडर बहुत सारे एक्ट हैं जो एनफोर्स में आए। वाटर से हो गया, एयर से हो गया, लैंड से हो गया, और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो एनफोर्स हुए। आफ्टर दैट उसके बाद केसेस जैसे एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट, हायर कोर्ट्स में आने लगे, जिसकी वजह से उनको उस कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। देन उसके बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई रियो डी जेनेरियो इन 1992 में, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी हम जानते हैं। उसमें ये देखा गया कि उसमें ये देखा गया कि जो हमारे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं उसके पास एक जो भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उनके पास हर एक कंट्री के पास एक ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, जो ग्रीन कोर्ट्स होने चाहिए, जो स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू को से डील करें और उनको डिस्पोज ऑफ करें। फिर इसके बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनफोर्स में आया था 18 अक्टूबर 2010 को। इसके बाद इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। इसकी कंपोजिशन इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि कोर्ट के बर्डन्स को मिनिमाइज़ करना, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो केसेस का, और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना, स्पीडी ट्रायल, और जो भी विक्टिम्स हैं डैमेजेस के, उनको रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करना। जो हमारा आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसमें है कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का राइट है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना। इसके जो ऑब्जेक्ट हैं यही सब हैं। और इसके बाद हम आते हैं इसकी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन है सेक्शन 4 में, एनजीटी के सेक्शन 4 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के सेक्शन 4 में आते हैं इसकी कंपोजिशन। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है जिसको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
जो हमारे करंटली चेयरपर्सन हैं एनजीटी के, वो हैं जस्टिस आदर्श गोयल। इसके बाद इसमें 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, वन इज़ जुडिशियल मेंबर्स एंड देन अदर इज़ एक्सपर्ट मेंबर। इन दोनों का जो है काउंटिंग या स्ट्रेंथ जो बोलेंगे इसमें, वो जुडिशियल मेंबर्स का भी नॉट मोर देन 20 और नॉट लेस देन 10 होना चाहिए जुडिशियल मेंबर। वो जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। और एक्सपर्ट मेंबर्स भी नॉट लेस देन 10 और नॉट मोर देन 20 होने चाहिए। इनको उनकी जैसे एक्सपर्ट मेंबर्स कौन होंगे, जिनको स्पेशल नॉलेज होगी किसी उस फील्ड की, साइंस की होगी या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टडी है, उससे उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, और उनको मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में इन ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ज्यूरिडिक्शन की। इसकी ज्यूरिडिक्शन जो है, जो भी सेक्शन 14 में है इसकी सारी ज्यूरिडिक्शन, जो भी जैसे ये एक्ट हैं उनमें अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है और अगर कोई उससे एग्रीड पर्सन है या पार्टी है या कोई कम्युनिटी है, वो एनजीटी को अप्रोच कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन फॉर रिलीफ। फॉर इसमें ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसकी विद इन 5 मंथ्स के अंदर उसकी अगर फाइल की गई है वो एप्लीकेशन, तो ही उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, लुकआउट करेंगे उस मैटर में, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर उस कम्युनिटी या फिर उस पर्सन के पास सफिशिएंट कोज है कि फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री ने, मतलब कोई भी है वहाँ पे, कोई स्मॉल स्केल फैक्ट्री है और कोई किसी भी जगह के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और उसने अपना जैसे वेस्ट मटेरियल वहाँ पे पानी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि वहाँ की कम्युनिटी वाले पीते हैं, जो वहाँ की रह रहे हैं वो लोग पीते हैं और उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उससे पड़ा है, तो उन लोगों ने उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया। लीगल एक्शन लेने के बाद वो फैक्ट्री या फिर वो जो है उसका ओनर जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर ऐसा है, होने के बाद, उसके एग्री होने के बाद भी वही चीज़ वो दोबारा से रिपीट करता है, उसमें पानी में वो उसका वेस्ट मटेरियल डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसके खिलाफ तो ये सफिशिएंट कोज हो गया कि अगर उसने एग्री किया लेकिन वो एग्री करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा, तो इसमें एनजीटी ने उसको एक फर्दर पीरियड विद इन एक्सीडिंग 60 डेज, जैसे 5 मंथ्स तो था ही पहले, उसके बाद 60 डेज का एक्सटेंडिंग पीरियड जिसमें वो उसके सफिशिएंट कोज के साथ वो होना चाहिए, उसी में वो उसको एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं और एनजीटी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी। उसके बाद हम आते हैं रिलीफ और कंपनसेशन पे। जो सेक्शन 15 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का 2010 का, वो रिलीफ प्रोवाइड करता है टू द विक्टिम्स एंड अदर एनवायरमेंटल डैमेजेस। जो भी जैसे एनवायरनमेंट से जिस किसी को डैमेज हुआ, एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ या किसी पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज हुआ है, तो एनजीटी के अंडर उसको कंपनसेट किया जाता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है तो उसको रिस्टोर, रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोर, उसको फिर से उसी फॉर्म में कर दिया जाएगा अंडर एनजीटी। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट कि अगर एनवायरनमेंट में अगर किसी ने बहुत सारे कोई फंक्शन हुआ या फिर किसी ने अपनी फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए कहीं पे, तो एनजीटी उसको पनिश कर सकती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है कि आपने जितने पेड़ काटे हैं उसकी जगह पे आप डबल पेड़ लगाओगे और उसको वो चीज़ माननी पड़ेगी। और इसमें भी ये है कि अगर
कोई भी अप्लीकेशन है फॉर ग्रांट एनी कंपनसेशन और रिलीफ, वो विद इन 5 ईयर होनी चाहिए। कि कोई भी रिलीफ है वो किसी को प्रोवाइड की है एनजीटी ने, तो वो विद इन 5 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम प्रोसीजर एंड पावर्स पे। जो ये एनजीटी है, सेक्शन 19 सब क्लोज 1 में इसकी जो हैं पावर्स हैं, वो इसमें ये दिया गया है कि जो एनजीटी है वो नॉट बाउंड बाय एनी लॉ। shall not bound by procedure laid down the Civil Code of Procedure 1908 and Rules of Evidence Act, but shall be guided by the principle of natural justice। ये सिर्फ एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ही फॉलो अप करता है, अदरवाइज ये बाकी किसी भी एक्ट का कोई भी हो गया रूल या रेगुलेशन उनके ऊपर बाउंड नहीं है। ये अपने रूल एंड रेगुलेशन खुद से बनाता है, ये एक फ्री बॉडी है। इसकी जो पावर्स हैं ये क्या क्या हैं, ये सम्मन कर सकता है किसी भी पार्टीज़ को जो भी किसी भी केस या फिर उससे रिलेटेड हैं, एग्जामिन कर सकता है उन विटनेसेस को, या फिर किसी भी पब्लिक अंडर एविडेंस एक्ट 1872 इन सेक्शन 123 एंड 124 वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स और उनकी कोई कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनकी उसको कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, उनकी कॉपी के लिए वो उनको जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको उस चीज़ की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। और रिव्यू इट्स डिसीजन, कि अगर उसने एनजीटी ने कोई डिसीजन अपना डिक्लेयर किया है, कोई वो अवार्ड दिया है, तो ये नहीं है कि वो उसको दोबारा से रिव्यू नहीं कर सकती। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कोई भी उसमें से पार्टी, तो उसको दोबारा से रिव्यू करने का उसको वो रखती है ऐसी पावर कि वो दोबारा से उसको रिव्यू कर सके। और पास द इंट्रीम ऑर्डर, वो एनजीटी कोई भी इंट्रीम ऑर्डर इंजेक्शन पास कर सकती है। इसमें केसेस थे जो 2017 में जो आर्ट ऑफ लिविंग, जो श्री रविशंकर की ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसने यमुना नदी के पास में एक फंक्शन किया था जिसमें जो भी उसकी जो एक नदी होती है, तो वहाँ पे बाढ़ से बचाने के लिए कुछ किए जाते हैं, ऐसे प्रबंध किए जाते हैं जिससे बाढ़ उस आसपास वाले क्षेत्रों में ना आए। तो उस फंक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तैयारियाँ हुई थी, जिसकी वजह से उस जो बांध मतलब जो भी थे उनको डैमेज हुआ, जिससे वहाँ के आसपास वाले जगह पे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। तो जब उसके खिलाफ श्री रविशंकर जी के खिलाफ कंप्लेन हुई एनजीटी में, तो एनजीटी ने उनके ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगाया। 5 करोड़ का फाइन एक छोटा अमाउंट नहीं होता, और जो एनजीटी है वो हमेशा ही ऐसे ही फाइन इम्पोज करती है ताकि लोगों के ऊपर इस चीज़ का एक तरह से डर हो कि अगर हमने किया तो ये नॉर्मली इसको नहीं लेगा, और हमारे ऊपर इस चीज़ का बहुत ही फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत बर्डन हो जाएगा अगर हमने एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज किया। वो फैक्टर है। इसके बाद एक दूसरा केस है 2015 में हुआ था, ये हरविंदर सल्डान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एनजीटी ने ऑर्डर किया कि जो दिल्ली में डीजल कार्स हैं, जो 10 साल पुरानी कार्स हैं, उनको बैन कर दिया कि ये
नहीं चल सकती। दिल्ली में तो आप पता ही होगा कि कितना एयर पोल्यूशन है उधर। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, उस चीज़ को, उस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एनजीटी ने ये ऑर्डर पास किया, क्योंकि एक डीजल कार जो है वो 24 पेट्रोल कार और 40 सीएनजी कार्स के बराबर पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। तो इस जजमेंट में ये चीज़ लिखी गई थी कि एक डीजल कार जो है वो 24 पेट्रोल कार और 40 सीएनजी कार के बराबर पोल्यूशन रिलीज करती है, पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। जो एनजीटी है इन 2017 इम्पोज एन इंटरिम बैन प्लास्टिक बैग्स जो थे, उस पे भी उसने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि जो भी हैं प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको यूज़ ना किया जाए। उनमें हम मार्केट से कुछ भी लेके आते हैं तो उसी में लेके आते हैं, तो उसको बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह से जो बहुत सारे एनिमल की डेथ हो गई थी, और जो सीवरेज है उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर प्लास्टिक वगैरह यहाँ वहाँ एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ हम करते हैं तो। उसके बाद एनजीटी इसमें एक एक केस और था जिसमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, जो नरवाना और बरवाना में जो नरेला और बवाना में जो शू और सोल मैन्युफैक्चरिंग के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल या तो जलाते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है, या फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट में होता है। तो एनजीटी ने डीपीसीसी को, यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को ये ऑर्डर पास किया कि आप इसके ऊपर फाइन लगाएं और इसको विद इन 3 मंथ्स इससे मतलब वो फाइन वसूलें। तो उस टाइम पे टोटल 244 यूनिट्स पे ये फाइन लगा था। जो फाइन का अमाउंट था वो था 50,000, जिसमें से 143 जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने वो पे कर दिया था, और 101 जो बची थी उन्होंने वो पे नहीं किया था, उनको बंद कर दिया गया था फिर बाद में कि अगर आप फाइन पे नहीं कर रहे हो और ये फॉलो भी नहीं कर रहे हो इस रूल को, तो आप उनकी वो जो इंडस्ट्री थी उसको शट डाउन कर दिया गया था। और जो नेक्स्ट उसमें एनजीटी ने दिल्ली में बहुत सारे ऐसे क्या कहेंगे उसको, बहुत सारे प्रोविज़न जो हैं दिल्ली में लागू किए हैं, क्योंकि दिल्ली ही है जो अब मोस्ट कंट्री, मतलब कंट्री नहीं, हमारे जो दिल्ली है वो हमारी कैपिटल है, तो उसमें काफ़ी हद तक पोल्यूशन है, और उसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए एनजीटी बार बार कोशिश करती रहती है। जैसे ही हम देख रहे हैं फ़िलहाल जो कोविड-19 है, इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल रहे, कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वाटर क्वालिटी है, मतलब हर चीज़ बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सुधर गई है। जिस काम के लिए, जैसे गंगा जो हमारी नदी है, यमुना नदी है हमारी, उसको साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ों में पैसे खर्च किए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं। सो दैट्स इट, माय टॉपिक इज़ कंप्लीट।